पहले 2 साल में 2 प्लेऑफ्स और उसके बाद 4 साल में 0 क्वालिफिकेशंस और इस साल वुडन स्पून। ये कहानी है एलएसजी की, जो पिछले कुछ सालों में आईपीएल की वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग टीम हो चुकी है। तो कैसे परफॉर्मेंस रहा एलएसजी का इस साल, क्या-क्या गलतियां की इन्होंने? ये गलतियां सिर्फ इस साल की है या इनके रूट्स आपको इनके पास्ट में भी दिखाई देंगे? कौन से प्लेयर्स को इन्हें आगे जाते हुए रिटेन करना चाहिए या फिर रिलीज कर देना चाहिए, इन सब की बात करेंगे आज के इस वीडियो में। स्टार्टिंग विद देयर मैनेजमेंट ओवरऑल। पिछले 6 साल में अगर आप देखोगे ना, तो एलएसजी की टीम में ऐसा है कि हर 1-2 साल में ना कोई प्लेयर या फिर कोच छोड़ के चला जाता है। कोई भी ऐसा कोच नहीं है जो 2022 से इस टीम के साथ जुड़ा हुआ था जो अब तक है। जब इस टीम को इंट्रोड्यूस किया गया था आईपीएल में, तब इस टीम के साथ जुड़े थे गौतम गंभीर, जो इस टीम के मेंटोर थे, और एंडी फ्लावर, जो एक काफी इंटरनेशनली अक्लेम्ड कोच रहे, वो इस टीम के हेड कोच थे। और पहले 2 साल ना एलएसजी ने काफी डिसेंट परफॉर्मेंस दी थी। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि वो प्लेऑफ में जाके कहीं ना कहीं चोक कर गए, लेकिन जिस तरीके की टीम गौतम गंभीर ने बनाई थी ना, उनकी फिलॉसफी को ध्यान में रखते हुए कि ऑलराउंडर्स थे, केएल राहुल जैसा प्लेयर और कप्तान इनके पास था, रवि बिश्नोई को ये लेके आए थे, तो काफी अच्छे प्लेयर्स में इन्वेस्ट किया था, काफी ऑलराउंडर्स थे और बहुत ही एक बैलेंस टीम थी। लेकिन 2023 के सीजन के बाद ना, पता नहीं, लेकिन वॉट एवर द रीजन, गौतम गंभीर ने क्विट कर दिया, वो केकेआर ज्वाइन करने चले गए, फिर एंडी फ्लावर आरसीबी ज्वाइन करने चले गए, फिर जस्टिन लैंगर आए, फिर 2024 में केएल राहुल, जो इस टीम के कप्तान और विकेट कीपर और ओपनिंग बैट्समैन थे, उन्होंने इस टीम को छोड़ दिया। 2025 में जहीर खान इस टीम से जुड़े, लेकिन एक ही साल में उन्होंने भी इस टीम को छोड़ दिया। तो सवाल ये उठता है कि यार ऐसा क्या है इस टीम में कि मतलब कोई टिक नहीं पा रहा है इस टीम से। वी हैव टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम एंड दैट इज मिस्टर संजीव गोयनका। मिस्टर गोयनका जी की ये कोई पहली आईपीएल टीम तो है नहीं। 2016 में इन्होंने राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स को लिया था और उस टाइम पे भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। 2016 में धोनी इस टीम के कप्तान थे, लेकिन जैसे ही इनका सीजन खराब गया ना, इन्होंने अगले साल धोनी को हटा के स्टीवन स्मिथ को कप्तान बनाया था। और उस टाइम पे आप सोच सकते हो धोनी जैसे प्लेयर और कप्तान को हटा के स्टीवन स्मिथ को कप्तान बनाना कितना कंट्रोवर्शियल डिसीजन साबित हो सकता है, और वो हुआ भी। मैं बोलता हूँ मैं वो फिर भी छोड़ दूं, चलो, क्योंकि वो आपका एक क्रिकेटिंग डिसीजन था। एज अ ओनर आपको किसी दूसरे प्लेयर में एक टैलेंट दिख रहा था, फ्यूचर दिख रहा था, और आपने वो डिसीजन लिया, आपने उस प्लेयर में इन्वेस्ट किया, वो भी समझ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप इसके बारे में जाके पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे थोड़ी उल्टी सीधी बातें करते हो, कुछ अजीब कमेंट्स करते हो ना। तब स्मिथ को कप्तान बनाने के बाद गोयनका जी ने जाके एक इंटरव्यू में बोला था कि स्मिथ का दिमाग धोनी से ज्यादा तेज है। इनके भाई ने ट्विटर पे एक ट्वीट डाला था जिसमें उन्होंने कहा था कि स्मिथ ने तो धोनी को ओवरशैडो कर दिया है। उसके बाद जब 2024 में एलएसजी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, तब केएल राहुल के साथ जो उनका पब्लिकली ऑन द ग्राउंड एक एनिमेटेड चैट हुआ था ना, वो भी पूरी दुनिया ने देखा है। और आप भले केएल राहुल के फैन हो ना हो, लेकिन मुझे लगता है वो हर एक बंदा अग्री करेगा कि वो जो हुआ था ना उस दिन उस ग्राउंड पे, वो सही नहीं था। और भले पब्लिकली बोला गया ना हो, लेकिन हम सबको पता है कि वही रीजन था कि 2024 के बाद केएल राहुल ने इस टीम को छोड़ दिया। गोयनका जी का ये टीम तरह चलाने का जो तरीका रहा है ना, ये थोड़ा सा एक ओल्ड स्कूल, जो स्कूल के प्रिंसिपल हुआ करते थे ना, कि जो बच्चों को डांट के छड़ मार के बोलते थे कि ऐसा करना है, तुम्हें ऐसे खेलना है, ऐसे परफॉर्म करना है, वो कुछ तरीके से ना वैसे लगता है। इनको लग रहा है कि ये स्पोर्ट्स जो है ये उनका एक बिजनेस है। आपके लिए तो बिजनेस है, लेकिन स्पोर्ट्स वैसे काम नहीं करता कि जहाँ पे आपने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट असेंबल कर लिया, मार्केट में जाके उसे बेचने के लिए उतारा, उसे बहुत अच्छी कीमत आ गई, तो वो कीमत लेके आपने अपना प्रॉफिट कमा लिया। दैट्स नॉट हाउ स्पोर्ट्स वर्क। आप अपनी तरफ से जितनी मर्जी अच्छे प्लेयर्स ला दो, अच्छी टीम असेंबल कर लो, लेकिन वो करने के बाद भी आपको रिजल्ट की गारंटी नहीं होती। और इतने सारे इंसिडेंट्स ऑलरेडी हो जाने के बाद भी इनके बर्ताव में कोई चेंज है नहीं। इस साल भी हमने जब डीसी के खिलाफ एलएसजी मैच हार गई, तो वो जो केएल राहुल के साथ देखा था ना, उसी का थोड़ा सा मेलो डाउन वर्जन हमने ऋषभ पंत के साथ देखा है इन्हें। तो ये चीज बहुत ज्यादा मुझे लगता है इनके कप्तानों को, इनके हेड कोचेस जो भी रहे, इनके मेंटर्स को जो है रह चुके हैं पास्ट में, इनको कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हुए आ रही है। लेकिन इस साल इस सब के बावजूद अगर हम लोग बात करें ना कि एलएसजी का इतना बुरा परफॉर्मेंस क्यों रहा है, तो सबसे बड़ा जो रीजन निकल के आता है वो है ऋषभ पंत का। पिछले 6 साल से ऋषभ पंत आईपीएल की टीम के कप्तान रहे हैं।
71 मैचेस में 33 विन्स के साथ उनका विनिंग परसेंटेज है 46.48 का, जो बहुत ही एवरेज भी नहीं, बिलो एवरेज ही है। अगर आप एक सक्सेसफुल कप्तान की तरफ देखना चाह रहे हो या फिर आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो, तो एनीथिंग लेस देन 50% इज बिलो एवरेज। उनकी कप्तानी में सिर्फ एक बार टीम प्लेऑफ्स में पहुंची है, वो थी डीसी, वो भी 2021 में। आप अगर कप्तानी को भी हटा दो तो भी पिछले 2 साल में जो ऋषभ पंत का प्रदर्शन रहा है एज अ बैट्समैन, वो भी बिलो एवरेज है। पिछले 2 साल में ऋषभ पंत ने 26 मैचेस खेल के 581 रन बनाए, 29 की उनकी एवरेज है। एंड उससे भी घटिया उनका जो स्ट्राइक रेट है वो सिर्फ 135 का है। आजकल के T20 क्रिकेट में जहां पे हर कोई बंदा कम से कम 160 170 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है, शुभमन गिल जैसा प्लेयर जो एक 130 140 का टेलर मेड प्लेयर है, वो भी अब अपने स्ट्राइक रेट को 160 170 की तरफ धकेल रहा है। उसमें ऋषभ पंत का स्ट्राइक रेट सिर्फ 135 का है। 581 रन प्लेयर्स कई बार आईपीएल के एक सीजन में लगा देते हैं, ऋषभ पंत ने खुद ने लगाया है। तो ये जो उनकी परफॉर्मेंस है पिछले 2 साल की, ये आईपीएल के स्टैंडर्ड से भी बिलो एवरेज है। लेकिन अगर ऋषभ पंत की बैटिंग से भी अगर कुछ खराब रहा है ना, तो वो है ऋषभ पंत की कप्तानी। मतलब जितने ब्लंडर्स मैंने ऋषभ पंत को इस आईपीएल में करते हुए देखा है ना, मुझे याद नहीं किसी भी सीजन में मैंने किसी भी कप्तान को, भले वो कितना भी इमेच्योर और नया कप्तान हो, उसे करते हुए देखा हो। कई बार जस्ट बिकॉज यू कुडंट मैनेज योर बॉलर्स कोटा, ऋषभ पंत ने स्पिनर से अपनी इनिंग की आखिरी ओवर करवाई है, जो काफी महंगी साबित हुई है हर बार। जितने चेंजेस इन्होंने ओपनिंग कॉम्बिनेशन में किए अपने, ना कि सिर्फ ओपनिंग कॉम्बिनेशन में लेकिन पूरे बैटिंग लाइनअप में, वो एक अपने आप में एक अलग अलग मिस्ट्री है। सीजन की शुरुआत ऋषभ पंत ने ओपनिंग करते हुए की थी, फिर अगले ही मैच में वो नंबर 3 पे चले गए, उसके बाद नंबर 4 5 6 7 पता नहीं पूरा सीजन निकल गया, लेकिन ऋषभ पंत खुद की बैटिंग पोजीशन नहीं कभी फिक्स कर पाए। उनकी पोजीशन फिगर आउट करने के चक्कर में निकोलस पूरन, आयुष बोदोनी, एडन मार्करम, इनमें से कोई भी बल्लेबाज अपनी डेजिग्नेटेड पोजीशन पे कभी बैटिंग ही नहीं कर पाया। ऋषभ पंत की कप्तानी को मैं एक ही एक्सक्यूज दे सकता हूँ इस आईपीएल में, कि इस टीम में ना हमेशा ना एक ऑलराउंडर की कमी खली है, क्योंकि इनके पास कोई एक जेन्युइन ऑलराउंडर है नहीं। और हमेशा इस टीम के पास हमेशा 5 बॉलिंग ऑप्शंस ही थे। शाहबाज अहमद को भी ये बहुत देर बाद लेके आए अपनी टीम में। दूसरा जो इस टीम के कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है कि ये बहुत ही टॉप हेवी टीम है। शॉन मार्श, जॉस इंग्लिश, एडन मार्करम, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत, ये सारे के सारे टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं। और जब आप 3-3 4-4 ओवरसीज बैट्समैन खिला देते हो ना, आपका कहीं ना कहीं वो जो ओवरसीज बैटिंग बॉलिंग ऑप्शन का जो बैलेंस होता है ना, वो बिगड़ जाता है। आप अगर आईपीएल की मेजॉरिटी ऑफ द टीम्स निकाल के देखोगे तो एक नहीं तो कम से कम 2 बॉलर्स हर एक आईपीएल की टीम में आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन दैट इज नॉट द केस विद एलएसजी, क्योंकि इनके पास पहले टॉप 4 में ही 3 इनके ओवरसीज बल्लेबाज बैटिंग कर देते हैं, जो कहीं ना कहीं इनके ओवरसीज बैलेंस को बिगाड़ देता है। हाँ, एलएसजी के पास एक अच्छा बॉलिंग अटैक था, शमी जैसा एक इंटरनेशनल प्लेयर है इनके पास, लेकिन शमी की स्ट्रेंथ कभी भी T20 क्रिकेट रही नहीं है। शमी ने नए बॉल के साथ एलएसजी को विकेट निकाल के दिए, लेकिन डेथ के लिए डेजिग्नेटेड कोई भी बॉलर नहीं है उनके पास। प्रिंस यादव ने काफी अच्छा किया एलएसजी के लिए। आई मीन ही इज वन ऑफ द स्टैंड आउट परफॉर्मर्स और अपकमिंग प्लेयर ऑफ दिस आईपीएल, इंडियन प्लेयर एटलीस्ट। लेकिन उस मोहसिन खान, आवेश खान जैसे प्लेयर्स ना डेथ बॉलिंग के लिए नहीं जाने जाते। जब भी डेथ बॉलिंग की बात आई, जिस किसी के भी ओवर्स बचे रहते थे, उसमें से ऋषभ पंत ने वो ओवर्स बस मैनेज किए। वहां पे कहीं ना कहीं आपने एक ओवरसीज इंटरनेशनल प्लेयर का डेथ बॉलिंग का एक्सपीरियंस को डेफिनेटली मिस किया है। और ये सिर्फ ऋषभ पंत का नहीं, लेकिन इस मैनेजमेंट का, इस ओनर्स का, जिन्होंने ये टीम बनाई, उनका भी कहीं ना कहीं फेल्यूर है, जो इस वाले आईपीएल में बहुत एक्सपोज होकर रह गया। उसके साथ साथ निकोलस पूरन को सुपर ओवर में बैटिंग करने के लिए भेजना, मार्श और मार्करम की पार्टनरशिप ब्रेक कर देना, जो एक सक्सेसफुल पार्टनरशिप रही थी पिछले साल, ये बहुत ऑब्वियस टैक्टिकल ब्लंडर्स थे। एंड आई डोंट थिंक इसके लिए सिर्फ ऋषभ पंत को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। आई थिंक ये मैनेजमेंट और ओनर्स का भी इसमें इक्वली हाथ है, खास करके जिस तरह से हमने एलएसजी को ऑपरेट करते हुए देखा है। अगर उसे कंसिडर किया जाए तो आई एम श्योर कि इसमें जस्टिन लैंगर, टॉम मूडी एंड ऑल्सो मिस्टर संजीव गोयनका का भी हाथ है। जब भी ऋषभ पंत को इन डिसीजंस के बारे में पूछा गया कि कौन प्लेयर क्यों खेल रहा है, ये पार्टनरशिप क्यों तोड़ी, कौन किस पोजीशन पे बैटिंग कर रहा है, क्यों कर रहा है,
ऋषभ पंत ने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन या फिर टॉस के दौरान जो भी एक्सप्लेनेशन दिए ना, मुझे तो इस साल एक भी उसका एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आया। मतलब उसे खुद को शायद वो डिसीजन के बारे में पता नहीं था और उसको सिर्फ सवाल पूछा गया तो वो बेचारा फंस गया, या फिर उसको पता नहीं, खुद ने अगर डिसीजन लिया है फिर भी उसको आइडिया नहीं है कि उसने वो डिसीजन क्यों लिया है, उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है, उसको मैनेजमेंट ने बकरा बना दिया, आई डोंट नो। तो ये सब जो अब दलदल बनी है ना, अब इससे बाहर कैसे निकला जाए, कैसे एलएसजी इसमें से बाहर निकल सकती है? तो देखो, ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन इज अनदर ओवरहॉल। मतलब अब तक सिचुएशन ये थी कि जो भी सक्सेसफुल प्लेयर्स, कैप्टन या फिर कोच थे, वो आपकी टीम से भागना चाह रहे थे। अब आपकी मजबूरी हो गई है कि आप जो भी आपका मैनेजमेंट है, आपका कप्तान है, इन सब में से लोगों को निकाल दो और एक फिर से नए सिरे से नई टीम बनाओ। देखो, आप मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ में तो बदलाव कर सकते हो, लेकिन आपके ओनर में तो बदलाव होगा नहीं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट यही है कि इनके जो ओनर है ना, मिस्टर गोयनका जी, इनको सबसे पहले खुद के बर्ताव में बदलाव लाना होगा कि आप उस ड्रेसिंग रूम से, उन प्लेयर्स से दूर ही रहो, आप ग्राउंड पे जाओ ही मत। उसके बाद आते हैं मैनेजमेंट में या फिर कोचिंग स्टाफ में, जो मुझे नहीं लगता इस साल का कोई भी कोचिंग स्टाफ रिटेन होगा। शायद टॉम मूडी साहब अकेले पर्सन है जो टीम के साथ जुड़े हुए रह सकते हैं। उन्होंने खुद ने बोला है कि हमें रीसेट बटन तो दबाना पड़ने वाला है, तो आई एम श्योर कि वो ऑलरेडी तैयारी में लग चुके हैं कि किस किस को निकालना है, किस किस को रखना है। तो जस्टिन लैंगर साहब को भी 3 साल हो चुके हैं, कुछ खास हुआ नहीं है, तो मुझे भी नहीं लगता कि इनको भी कंटिन्यू किया जाएगा और ना ही इन्हें कंटिन्यू किया जाना चाहिए। केन विलियमसन का क्या रोल था इस साल, आई डोंट नो, आई डोंट सी हिम स्टेइंग विद द टीम। उसके बाद रिटेंशन की अगर बात करेंगे तो मिचेल मार्श, निकोलस पूरन और जॉश इंग्लिश, जिसमें एंड में आके एलएसजी के लिए काफ़ी अच्छी ओपनिंग में बैटिंग करके दी, इन 3 प्लेयर्स को मुझे लगता है डेफिनेटली रिटेन कर दिया जाएगा। मार्करम को इन्हें रिलीज कर देना चाहिए, क्योंकि मार्करम का आपको बहुत फ़ायदा कुछ है नहीं। आपने इस साल भी जैसे यूटिलाइजेशन मार्करम का किया, वो कुछ खास था नहीं। यू आर मेकिंग हिम बैट आउट ऑफ द पोजीशन जहाँ पे वो कंफर्टेबल नहीं है। मार्करम की जगह पे आपके पास मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने वाला मैथ्यू ब्रिट्स के जैसा एक और ऑप्शन ऑलरेडी है, तो आप उसे रिटेन कर सकते हो, मार्करम को छोड़ सकते हो। निकोलस पूरन के बारे में मुझे लगता है बहुत लोग सोचेंगे कि नहीं नहीं, इसे तो रिलीज कर देना चाहिए यार, लेकिन निकोलस पूरन इतना अच्छा प्लेयर है ना T20 का, कि वो वह ना गेल वाला मामला हो सकता है। गेल को केकेआर ने कर दिया रिलीज और फिर वो बैंगलोर में जाके ऐसे रन धोने लगा कि सब हक्के बक्के रह गए, वैसा वाला मामला हो सकता है निकोलस पूरन के साथ। तो मैं तो निकोलस पूरन को रिलीज करने की रिस्क कभी नहीं लूंगा, भले ही मैंने उसे 21 करोड़ में रखा हो। उसके बाद प्लेयर्स की अगर बात करें तो बट ऑब्वियस रिलीज है ऋषभ पंत का, क्योंकि 27 करोड़ देके इस टीम ने ऋषभ पंत को लिया था। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, मुझे कभी नहीं लगा कि ऋषभ पंत की एज ए T20 प्लेयर 27 करोड़ की वैल्यू है। मतलब सूर्य कुमार यादव को मुंबई ने 14 करोड़ में रख लिया था। ऋषभ पंत जो टीम के लिए भी नहीं खेल रहा है, इंडियन टीम के लिए, उससे 27 करोड़ मिल गए थे। उसे कप्तान बनाया गया था कि ये अगले 10 साल हमारा कप्तान रहेगा। क्या उतनी ऋषभ पंत की वैल्यू थी? आई डोंट थिंक सो। खैर, उसने तो मांगे नहीं थे, आप ही ने दिए थे। लेकिन अब मुझे लगता है एलएसजी जरूर सोचेगी यार कि ये तो बहुत महंगा सौदा पड़ गया, तो इसको, ऋषभ पंत को तो डेफिनेटली रिलीज कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ मुझे लगता है मोहम्मद शमी, आवेश खान और मयंक यादव को रिलीज कर देना चाहिए, क्योंकि ये बॉलर्स ना आपने बहुत महंगे दामों में लिए, 9-10 करोड़ के कीमत पे हर एक बॉलर को आपने लिया है। और आवेश खान की परफॉर्मेंस मतलब इस साल कुछ खास थी नहीं, ही इवेंचुअली लॉस्ट आउट ऑन हिज प्लेस इन द टीम। मोहम्मद शमी, हम अच्छा किया है मोहम्मद शमी ने, लेकिन हम सबको पता है कि उसकी फिटनेस, उसका एज का हमेशा से इशू रहा है। डेथ बॉलिंग कभी भी उसकी स्ट्रेंथ रही है नहीं। तो इसेंशियली मोहम्मद शमी इज योर 3 ओवर बॉलर। तो क्या सिर्फ आप वो 3 ओवर के लिए उसे टीम में रखना चाहते हो? शायद नहीं। सेम केस विथ मयंक यादव, जो हाँ सबको पता है कि वो 150 की पेस से बॉल कर सकता है, सब ठीक है, लेकिन अगर वो खेलने ही 5 या 6 मैचेस वाला है तो वो उसके लिए 10 करोड़ रखने की जरूरत है नहीं। तो आपके पास ऑनरिक नोकिया में आपके पास ऑलरेडी एक ऑप्शन है, ओवरसीज बॉलर जो 150 की गति से बॉल डाल सकता है। आपको फिगर आउट करना चाहिए कि आप अगले साल उसे कैसे खिलाओगे। तो मुझे लगता है मोहम्मद शमी, मयंक यादव और आवेश खान, इन तीनों को रिलीज कर दिया जाएगा या फिर कर देना चाहिए। एलएसजी ऐसी टीम है जो अगर अपनी ये सिर्फ इन 4 प्लेयर्स को रिलीज कर देती है ना, शमी, मयंक यादव, आवेश खान और ऋषभ पंत,
तो उनका 50 करोड़ से भी ज़्यादा का पर्स खाली हो जाता है। एलएसजी को ये 50 करोड़ लेके टारगेट करने चाहिए मिनी ऑक्शन में इस साल के ये 3 प्लेयर्स को, जो आपके जो वीकनेस रहे ना कि आपकी कभी मिडल ओवर में बैटिंग नहीं बन पाई, आपको कभी अच्छा फिनिश नहीं मिल पाया एक्सेप्ट फॉर दैट वन मैच जिसमें मुकुल चौधरी ने खेला था, और आपको कभी एक डेजिग्नेटेड डेथ ओवर बॉलर नहीं मिल पाया। ये 3 जो अपनी आपकी वीकनेसेस रही है, आप मिनी ऑक्शन में जाके आप इसे कवर अप कर सकते हो। तो शायद अगले साल आपको एक फिर से एक बैलेंस टीम दिखाई दे एलएसजी की, जो एटलीस्ट क्वालिफाई कर पाए। तो ये था मेरा रिव्यू एलएसजी के इस साल के परफॉर्मेंस का। आपको क्या-क्या लगता है कि कौन से प्लेयर्स को इन्हें रखना चाहिए या फिर रिलीज कर देना चाहिए, और कौन-कौन से इनको चेंजेस और अपने मैनेजमेंट में करने चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।